क्वेश्चन ये है, सम ऑफ set of 100 observations is 4000 and sum of their squares is 16 2500 and median is 41. Then coefficient of skewness is, coefficient of skewness निकालना है आपको. Option A is minus 0.6, option B is minus 0.5, option C is 0 and option D is minus 1. ट्राई करो सभी. तो आपको इसके अंदर मीन तो साफ साफ दिख ही रहा है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100. मतलब समीशन एक्स आई आपको दे रखा है 4000, सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशन, और उनके स्केयर्स का सम दे रखा है 162500. एक तरीके से 1,62,500. सम ऑफ स्केयर्स मतलब एक्स आई स्केयर्स का जब आप उनका स्केयर करेंगे दैट इज 162500. मीडियन भी दे रखा है 41. तो सिग्मा निकालने के लिए पहले अगर हम सिग्मा स्क्वायर निकाल ले, वेरियंस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, याद हो दैट इज मीन का होल स्क्वायर, यहाँ पे समीशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन. याद आया ये फॉर्मूला? एन की वैल्यू आपकी 100 है. क्या हो जाएगा जब रखोगे? इधर आ गया 1625, इधर क्या आ गया आपके पास 40 था, आपके पास 40 का स्क्वायर, और सिग्मा निकालना है तो अंडर दी रूट. आपके पास आंसर आ चुका है यहाँ से सिग्मा का भी 25 अंडर द रूट दैट इज 5. तो सिग्मा की वैल्यू 5 आ गई. ठीक है, माइनस 0.6. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नेगेटिव आ गया आपका इसके अंदर. कोई प्रॉब्लम नहीं. नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा स्क्यूड हो गया? पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड हो गया? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट स्क्यूड. ठीक है, तो नेगेटिव आता है. नेगेटिवली स्क्यूड मतलब लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुका हुआ. इस तरीके से आपका आंसर. और आपने देखा भी है इसके अंदर मीन की वैल्यू आपकी 40 थी, मीडियन की वैल्यू 41 थी. मतलब मीन अगर 40 यहाँ है तो 41 वो आएगा मीडियन. मोड निकालोगे तो इससे ही बड़ा, यहाँ पीकनेस यहाँ पे आएगी. तो वही उसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बना है. ठीक है, हालांकि मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के इतना अंदाजा तो लगा पा रही थी कि 40 ये है, 41 मीडियन है, तो मोड पक्का इस साइड आएगा. और इस साइड मोड आ रहा था कैसा है, लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है. ये तो मेरे को देख के ही पता चल गया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देख के. कंप्लीट सॉल्व करने की, नेगेटिव निकालने की नीड नहीं थी. अगर आपके 4 ऑप्शन ये होते लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, स्क्यूड, नन, तो हम सीधा देख के सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी कि नेगेटिव निकालना पड़ेगा. अब हमें देख के हम बता सकते थे सिर्फ ग्राफ से ही कि जो यहाँ पे मीडियन है वो बड़ा आया हुआ है मेन से, उसको देख के ही हम बता सकते थे कि आपके पास ये कैसा है, लेफ्ट स्क्यूड. तो इजीली कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी. ठीक है, अगर इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आता है या तो ये आएगा, ठीक है, या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है. तो इसको ध्यान से करने हैं आपने. स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा उसके लिए तो 0 ही आ जाएगा आपका, इक्वल हो जाते हैं मीन और मीडियन. तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए जितना भी काम हुआ अभी तक. अप्रोक्सीमेट 5 चैप्टर्स आपके कवर हो गए ना प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स की बुक के, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए. आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में. पढ़ रखा, आप सबने पढ़ रखा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है. थोड़ा सा कोई बताना चाहेगा प्रोबेबिलिटी है क्या? Probability is the chance of happening or non-happening of an event. प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट. इन्होंने ये कहा. और कोई? मतलब जो इनका वर्ड आया दैट इज चांस. चांस की जहां पे बात आएगी, जहां पे भी रैंडमनेस होगी. रैंडम मतलब आपको ये नहीं पता, ये तो पता है कि टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये आपको पता है. प्रोबेबल का मतलब ही क्या होता है?
प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबल वर्ड से आएगा। प्रोबेबल का मतलब ही होता है चांस। अगर आप इसका मीनिंग देखो, प्रोबेबल कोई चीज कितनी हो सकती है, चांस क्या है उसका, तो ये वर्ड से ही ड्राइव हुआ है, प्रोबेबिलिटी से ही। चांस जहाँ पे भी होगा वहां प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी के यूज से आप करते क्या है, डिसीजंस लेते हैं जहाँ रिस्क रहता है, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे रिस्क होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी भी आप प्रोबेबिलिटी देख के बता सकते हो। अगर धूप है तो आप कहोगे 80% है कि नहीं चांसेस होंगे, 20% मतलब 0.2 है कि हो सकती है, 0.8 है कि नहीं होगी। इस तरीके से आप अपने चांस बता पाते हैं। तो जब आप अपना एस्टिमेशन देते हैं, जब आपके खुद के कुछ व्यूज होते हैं किसी पॉइंट को लेके, तो वो सब आपका सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। उसको हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जब कोई अपना खुद का ओपिनियन देता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हाँ मेरे पीएचडी एंट्रेंस में इतने नंबर आ सकते हैं, तो वहां पे भी चांस की बात है, ठीक है ना। आपकी जो वैल्यू है, आप उसमें से कह सकते हो, जैसे 100 का पेपर है तो 100% हम मान लेते हैं उसको, तो उसमें से आप ये कह सकते हो कि मेरे 80% आ सकते हैं, 90% आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की केस में हम कैसी बात करते हैं, 80/100 मतलब 0.8। 0.8 प्रोबेबिलिटी है मेरा कि मेरे मार्क्स आ सकते हैं, 0.8। ये हमने कह दिया इस तरीके से, ठीक है। ये चांसेस है हमारे। तो चांसेस को हम परसेंटेज से मेजर कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक चीजें रहती है उसके बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे। जो वर्ड्स हमारे पूरी प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाले हैं उसको पढ़ेंगे। इसमें सारे के सारे रैंडम इवेंट ही होंगे। ऐसी कोई इवेंट के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे जिसका रिजल्ट आपके लिए ऑलरेडी श्योर है। जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हो, फिजिक्स लैब में करते हो, या कंप्यूटर किस कोई प्रोग्राम बना रहे हो, अब उस कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में आपको पता है ना कि वो उसी प्रोसीजर से चलेगा। उसका जो आपके पास एल्गोरिथम है वो तो वही रहना हमेशा ही सेम। अगर आप ये निकाल रहे हैं कि 4 into 6, तो वो श्योर हो कि आप उसका आंसर 24 ही आने वाला है, वहां पे और कोई इसका चांस नहीं है। तो ऐसे केस की हम प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालेंगे। हमारा जो काम रहेगा वो ऐसे केसेस पे रहेगा जिसके सर्वल पॉसिबल आउटकम्स हो, लेकिन आंसर यूनिक आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी आंसर आ सकता है हम सभी आउटकम में से। ऐसी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है आपका उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमें काम करना है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो इसकी हिस्ट्री पे तो नहीं जा रहे हम। हिस्ट्री में तो इसका हम देखें तो पहले गैलीलियो ने स्टार्ट किया था, उसके बाद एक प्रॉब्लम वो डाइस की सॉल्व कर रहे थे, वहां से आगे आगे बढ़ता गया था वाला कंसेप्ट। फिर और मैथमेटिशियन आए, ठीक है, जिसपे इन्होंने गेम थ्योरी पे भी बहुत सारा काम हुआ प्रोबेबिलिटी के बेस पे। तो ये थ्योरी को हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री है इसकी। तो सबसे पहली जो टर्म आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है, लेकिन उन आउटकम में से आंसर कोई भी आ सकता है, उसके बारे में आपको नहीं पता है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। रैंडमनेस है उसके अंदर। रैंडम मतलब कुछ भी हो सकता है। वही बात है, जैसे आपने कॉइन को टॉस करने से पहले आप नहीं बता सकते कि टॉस करने के बाद क्या आएगा, सिर्फ उसके चांसेस आप मेजर कर सकते हो। तो वो हम मेजर करने वाले हैं अनश्योर इवेंट्स से चांसेस एक तरीके से। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आपके एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स आपको पता है, लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता है आपको। टॉस करने के बाद या थ्रो करने के बाद या कार्ड्स पे भी हम काम करेंगे, बहुत सारे केसेस पे हम काम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो उन केसेस को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वाइन को तो सभी जानते ही होंगे, क्या क्या होता है क्वाइन का आउटकम्स। हेड और टेल अगर एक बार टॉस किया है तो। हाँ, अगर एक बार टॉस किया तो ये बनेंगे, फिर एच या फिर पी, ये पॉसिबल सेट बन जाए, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स का सेट जो होगा। अगर मैं दो क्वाइन को टॉस कर रही हूँ तो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। टेल टेल। ये भी सभी को पता है कि 4 इसके आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ देखें हम कितने आ रहे हैं केसेस, इसके टोटल केसेस 2 आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो कितने केसेस आएंगे, 8 केस। 8 केसेस। कैसे, क्या क्या हो सकते हैं, हेड तो हेड हेड, हेड हेड क्या टेल। आप ऐसे ही रैंडमली लिखोगे या कोई पैटर्न है आपके पास जिससे आप लिखोगे।
मैम पहले तीनों हेड ले लिए, फिर एक एक टेल डाल दिया, फिर दो टेल डाल दिया, ऐसे तीनों टेल ले लेंगे, फिर उसमें हेड डाल लेंगे एक एक, और फिर दो। 4 के केस में कैसे करोगे फिर? क्या 4 के भी लिख पाओगे? टफ हो जाएगा मैम, टाइम लगेगा, फिर उसमें पैटर्न तो नहीं याद टाइम पड़ेगा। लगेगा। तो एक पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व कर ले कि किस तरीके से हम कोई भी आ जाए और उस अकॉर्डिंगली हम लिख पाए, तो वो पैटर्न समझते हैं। देखो आपको ये तो पता चल रहा है कि एक पॉइंट टॉस किया, 2 की 1, 2 की 2 की 2, 2 की 3। यस कपिल कुछ कह रहे हो? तो टोटल आउटकम ऑफ टॉसिंग n कॉइन्स टुगेदर, अगर हम n कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आउटकम 2 की पावर n के आ रहे हैं आपके ना, 2 की पावर n टाइप के। तो उसी अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगी। मान लो 3 कॉइन के लिए हम लिख रहे हैं, 3 कॉइन के लिए। ऑफ ऑफ करके करते हैं मैम। हाँ तो 3 कॉइन के लिए कितने हैं आपके पास पॉसिबल केसेस? 8 आ 8। जाएंगे मैम। हाँ तो 8 के अकॉर्डिंग क्या करें, पहले 8 का हाफ निकाल लो, कितना हो जाएगा 4। तो 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो, ठीक है। फिर 4 का भी हाफ करो, कितना हो गया 2। अब 2 बार हेड लिख दो, 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। 2 का भी हाफ करो, कितना हो गया 1। अब 1 बार लिखना है, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो ये 8 का आउटकम्स आपके पास बन चुके हैं जो आने वाले थे। क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, ये पॉसिबल सेट बन गया। डाउट है तो एक और कर लेते हैं, 4 वाला भी बताओ। क्लियर है मैम। क्लियर है। एक और तरीका भी इसको करने का, ट्री ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ट्री डायग्राम बना के। वो क्या है, आपके मान लीजिए एक कॉइन है, तो उस कॉइन पे दो ही मेथड आ सकते हैं, एक हेड और एक टेल, बस। ये एक बार टॉस करने का आउटकम होगा। दूसरी बार फिर टॉस करोगे तो इससे निकाल दीजिए हेड टेल, हेड टेल। तो कैसे लिखोगे 2 टाइम के आउटकम्स को आप? यहां से स्टार्ट करो, पहले वाली जो आपकी है इससे चलते हम इस पे जाएंगे, क्या बन गया हेड हेड, एच और एच था ना। फिर इसी से इधर भी जा रहे हैं हम, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो हेड टेल। फिर टेल वाले से हम हेड पे जा रहे हैं, और फिर हम टेल वाले से टेल पे जा रहे हैं। ये 4 आउटकम बन गए 2 के लिए। ऐसे आगे बढ़ाना है 3 के लिए, तो 3 के लिए इस पे भी हेड टेल निकालो, इससे भी हेड टेल निकालो, हर एक से हेड टेल निकालो, हेड टेल निकालो। अब टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 बना सकते हैं। अब 8 कैसे बनाओगे, स्टार्ट करोगे पहले हेड हेड हेड, पहला आउटकम। फिर इसी से टेल वाला भी आ रहा है, तो मतलब पीछे दो तो सेम ही, एक टेल आ गया बस यहाँ पे। ये तो हेड हेड, ये टेल आ गया। अब इधर से आओ हेड टेल हेड, इस पे आ जाओ हेड टेल हेड, और इसकी जगह पे अब यहाँ पे टेल आ गया, हेड की जगह पे बस। अगले में टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, और इस हेड की जगह पे टेल आ गया। और ऐसे लास्ट वाला टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये 8 आउटकम 3 के लिए लिखे गए। तो दोनों मेथड से लिख सकते हो। ट्री मेथड में हो सकता है कहीं पे कोई स्टेप आपका कंफ्यूज हो जाओ, तो वो वाला तो तरीका बहुत ही आसान है कि टोटल आउटकम अगर पता है उससे आप हाफ हाफ कर करके लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इसके आउटकम्स तो हमने लिख लिए हैं। ये था सारा आपका कॉइन के बारे में, कि अगर हम एक कॉइन, फिर 2 कॉइन, 3 कॉइन, n कॉइन्स, इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं। अब बात आती है, अगर हम बात करें डाई की, एक करेंगे तो डाइस, ठीक है। तो अगर हम एक डाई रोल कर रहे हैं तो बताओ उसका क्या आएगा आपके पास, क्या क्या आ सकता है उस डाई पे? 1 2 3 4 5 6 मैम। 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से फेसेस बनाते हैं ना, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ऐसे बने होते हैं आपके पास फेसेस सारे। तो इनमें से कोई भी आ जाता है, लूडो सबने खेली हुई। तो अगर मैं 2 डाई टॉस करूँ तो क्या क्या आ सकता है, क्या पेयरिंग आ सकता है? पहले डाई पे 1 आ जाए और दूसरे डाई पे भी 1 ही आ जाए। पहले डाई पे 1 ही रहे, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले डाई पे 1 ही रहे, तीसरे पे 3। ऐसे ही पहले के साथ 1 के साथ 6 आ जाए। अब पहले पे 2 फिक्स कर लो, बाकी सारे वेरी कर दो, ये हो सकता है।
ऐसे 3 ले लो, उसके साथ बाकी सारे वेरी कर दो। भाई फर्स्ट डाई पे 3 है, सेकंड पे तब 1 आ जाए, तो इससे कोई रिपीट भी नहीं होगा अगर हम लाइन वाइज चलेंगे, और सारे आउटकम भी निकल जाएंगे। कितने आउटकम आएंगे? 36 मैम। 36। सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कर रहे हो दो के लिए, तो आप एक्चुअली में क्या करो, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं आप, टेबल 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो 1 1 1 2 ऐसे मैच करो तो 1 2 यहाँ पे आ गया। ऐसे 1 से 3 वाला यहाँ आ जाएगा, 1 से 4, तो आप समझ रहे होगे जिस तरीके से हम बोल रहे हैं। 6 का स्क्वायर 36 आए, ऐसे 3 बार टॉस करोगे तो 6 का क्यूब 216 आएंगे। अब 216 को लिखना तो बहुत सारे मेंबर हो गए ना 216, लेकिन आप लिख सकते हो एक लाइन में। आप ये वाले रख लो, ये जो आउटकम आए 2 के लिए आए ना, तो 2 वाले आउटकम आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेना यहाँ सारे, और ये ऐसे ही रहने देना। ये एक डाई हो गया, ये 2 डाई का आउटकम होगा। तो जब आप इनको मिलाओगे, यहाँ पे आपके 36 एलिमेंट लिखे हुए लेफ्ट साइड पे, 6 एलिमेंट यहाँ लिखे हुए, तो अगेन कितने आ जाएंगे मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में 36 इंटू 6 216 एलिमेंट ही तो आ जाएंगे। तो पैटर्न वाइज आप लिख सकते हो, 1 से 2, 2 से 3 के, 3 से 4 के, 4 से 5 के, लेकिन ये बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए लिखना इतना आसान नहीं है। इतनी बड़ी काउंटिंग लिखने बैठोगे, फिर काम करोगे तो एक बहुत ही टफ काम हो जाएगा। फिर उनमें से जो पूछा गया वो निकालोगे। क्या पूछा गया? सम 8 वाले पूछे गए तो सम 8 वाले निकालने बैठोगे, तो एक बहुत ही टफ काम हो जाता है। तो इसके लिए हम एक अलग टेक्निक से भी चल सकते हैं कि एक एक के वाइज भी हम अपना काम कर ले, एक एक डाई के वाइज या एक एक, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ऐसा रूल भी बना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो इजी रूल्स भी बने हुए हैं इनके लिए, सारे सारे आउटकम्स आपको बड़े बड़े याद रखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम किसके आउटकम्स देख सकते हैं? कार्ड्स। कार्ड्स तो सबने देखे ही होंगे, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, क्या क्या होता है उसमें बता सकते हो? 4 शूट्स में टोटल मैम 52 कार्ड्स होते हैं, फिर उसके 4 शूट्स में डिवाइड कर रखा होता है, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, 13 के। मतलब 13 इसके, 13 ये, 13 ये, 13 इवन ये 13 मान लो ब्लैक के अंदर आ रहे हैं और ये रेड के अंदर आ रहे हैं। ब्लैक और रेड 2 कलर के होते हैं ना, 26 आपके ब्लैक कलर के मिलते हैं, आप ध्यान से देखना, और रेड वाले भी 26 मिलते हैं। तो उस रेड में कौन कौन से आते हैं आपके पास? डायमंड और हार्ट। और ब्लैक में कौन कौन से आते हैं? क्लब एंड स्पेड। स्पेड एंड क्लब। ठीक है, तो डायमंड का तो आपको पता ही ऐसा होता है, हार्ट का भी आपने देखा ही होगा। क्लब का कुछ ये, क्लब वाला थोड़ा सा वो लगा होता है बीच में, बस एरो सा, इसी में से बीच में अलग सा लगा होता है। और स्पेड में आपका चीड़ी टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखने के लिए नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना है, वो अपना इंग्लिश में दे रखा होगा उसमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है कि हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालो, गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड, या फिर गेटिंग अ कार्ड टू फ्रॉम रेड, ऑफ रेड कलर। तो इस तरीके से कोई भी पॉसिबिलिटीज सोच सकता है। तो आपको ये वाली टेबल भी याद होनी चाहिए, कार्ड्स वाली। ठीक है, तो कार्ड्स में भी काम बहुत सारा आता है हमारे पास। तो कार्ड, डाई और कॉइन, ये 3 आपको अच्छे से आने चाहिए। इन 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, और जो आपके पास फेस कार्ड रहते हैं, फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड? किंग, क्वीन, जैक और जैक या फिर यस, नेव। हाँ, तो किंग तो हो गया 13 वाला, क्वीन कौन सा हो गया आपके पास 12 वाला, और जैक या फिर आप बोल देते हैं नेव। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल देते हैं इसे, 11 वाला जो होगा। तो ये फेस कार्ड्स रहते हैं आपके पास। बाकी सारे नंबरिंग होती है 1 से ए, 1 को हम बोलते हैं ए, बाकी 2 3 से लेकर 10 तक सारे होते हैं। ठीक है, तो ये ए वाला होता है एस, ये सबसे बड़ा वैसे तो माना जाता है हमारे इसमें। ठीक है, लेकिन हम लाइन वाइज, हमें इतना कोई रूल नहीं देखना, ऑर्डर पे हमारा कोई मेंशन नहीं होता कि ऑर्डर क्या लेना है। ऑर्डर पे हमारा प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं है। प्रोबेबिलिटी हम ऑर्डर वाइज नहीं निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी तो गेटिंग, अगर हम कह रहे हैं 4 5 6, तो ऐसे नहीं है वो कहेगा पहले 4 निकले, फिर 5 निकले, फिर 6 निकले। ऑर्डर का कोई मेंशन नहीं होता प्रोबेबिलिटी में चीजें।
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वैसे कोई ऑर्डर का रोल नहीं है, कोई भी आप पहले ले सकते हैं, किसी को भी प्रेफरेंस पहले दे सकते हैं। तो इधर से हमें ये पता चल रहा है जो आप ये बताए हैं आपने सारे, ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स थे, दैट कैन बी हैपन। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम अगर हम लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट या फिर एग्जॉस्टिव केस। एग्जॉस्टिव, ये रहेगी स्पेलिंग, केसेस या फिर इवेंट, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख दो किसी भी गिवन एक्सपेरिमेंट के लिए, वो क्या होता है एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, सारे के सारे। जैसे कि अभी हमने कहा है, तो क्वाइन के अंदर दो एग्जॉस्टिव केसेस बनते हैं, हेड एंड टेल, अभी हमने बताया, जहां पे हम कि खड़ा हो जाए सिक्का उसको इग्नोर कर रहे हैं, होने में तो खड़े वाला ही पॉसिबल बोल सकता हूँ, फिर उसे स्पेशल मेंशन कर रखा होगा, बट आज तक खड़ा हुआ है आपका, आपने जब भी टॉस किया। नो मैम। ठीक है, वो तो एक बहुत ही रेयर वाली बात है कि कोई 10,000 या 100,000 में से भी कोई एक केस ऐसा आ जाए, तो दैट आर डिफरेंट थिंग, तो उस केस में हम उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही मान के चलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट ट्रायल में से आपका सिर्फ एक ही उसका केस आए, तो 1 बाय समथिंग वेरी 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 बिग, 1 बाय इन्फिनिटी टाइप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी 0 ही मान के चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम कहते हैं, अब एक्सपेरिमेंट हो गया, अब आपको ये कह दिया जाए कि आपने जो टॉस किया है उसमें टेल आने के क्या चांसेस है, 2 कॉइन आपने टॉस किए, उसमें टेल आने के क्या चांसेस है कि टेल आएगा, कब 50%। कब आ सकता है, 50%? कैसे निकाला आपने 2 कॉइन टॉस करने पे टेल, क्या उसके फेवरेबल केसेस बनेंगे, मतलब जिस चीज के बारे में पूछ रहा है उसके आप फेवरेबल केसेस लिख सकते हैं, या तो ये वाला आउटकम लो या ये वाला लो या वाला लो, एक में भी टेल आ जाए, हम ये कह रहे हैं 2 कॉइन टॉस किया और उन दोनों कॉइन में से किसी भी एक बार में टेल वो आने एक के बारे में कह रहे हो? केसेस देखे हमने। ठीक है, केसेस देखे हमने, तो 2 कॉइन के अंदर हमारा या तो दोनों में टेल आ जाए, तब भी टेल तो आ ही गया जो हमें चाहिए था, पहले में टेल आ जाए तो भी टेल मिल गया हमें, दूसरे में टेल आया तो भी हमें टेल मिल गया, तो 3/4, 4 टोटल थे, ऊपर 3 हुए। तो आज तक ऐसे टाइप की आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते आए, आगे डिस्कस करेंगे और भी टाइप की प्रोबेबिलिटी होती, अभी तो सिर्फ आपने एक जो पढ़ रखी है वो आपने बोल दी, लेकिन जब भी जो चीज पूछी गई अगर आप उसके रिगार्डिंग आउटकम्स लिख देते हैं तो उसको हम फेवरेबल केसेस कहते हैं। फेवरेबल केसेस क्या होता है आपके पास, जो उसके फेवर में पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं आपके, वो जो भी इवेंट आपको दिया गया है, इवेंट इवेंट क्या है आपके पास, कोई भी एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो मैं ये बार बार इवेंट बोल रही हूँ, इवेंट क्या है, जैसे मैं ये कहूँ गेटिंग इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, तो ये एक इवेंट है, डाई को आपने रोल किया है, उसमें इवन नंबर्स निकालना आपके लिए एक इवेंट होगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो कुछ भी करने के लिए बोले वो इवेंट है आपके लिए। और अब आप अगर इसके फेवरेबल केसेस लिख लो 2, 4, 6, ये हो गए फेवरेबल केसेस, और टोटल केसेस देखें, एग्जॉस्टिव केसेस देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टर्म्स आपको सारी क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, एग्जॉस्टिव केसेस, फेवरेबल केसेस, ये 4 टर्म हमने पढ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ये बन सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर केसेस, आप किस इवेंट को कहोगे, किस इवेंट को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हो? जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन ना हो, क्या ऐसा कुछ है, कुछ और? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन्होंने जो बोला है कि एक तरीके से जिन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, दो इवेंट्स को आप कंपेयर नहीं कर रहे, एक किसी गिवन इवेंट को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब बोलोगे,
मैम जैसे एक साथ एक ही चीज हो सकती है, जैसे मतलब एक कॉइन टॉस किया, एक बार में या तो हेड आएगा या फिर टेल ही आएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमने एक क्वाइन को टॉस किया, तो यहाँ पे गेटिंग हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब एक की हैपनिंग दूसरे को आने से रोके। जैसे डाइज में 3 आएगा तो उस टाइम पे 1 2 4 5 6 ये नहीं आ सकते। एक टाइम पे एक ही पॉसिबल जो भी था टोटल में से एक ही आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, जिनका एक यूनिक आउटकम होता है एक बारी के ट्रायल में। हम ये कह सकते हैं एक ट्रायल किया हमने, तो उसमें जो आउटकम आए वो सिंगल ही आए, बाकी सारे उस टाइम पे पीछे हो जाए, एक तरीके से ये कह रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट करने का ये नहीं है कि आप एक ही टाइम पे 2 सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है आपके पास, या फिर हम ये भी कहते हैं इनकम्पैटिबल भी बोल देते हैं। तो एक इसमें क्या करते हैं हम कि अगर एक आ गया तो बाकी सभी नहीं आ सकते। हैपनिंग ऑफ वन प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर्स, बाकी की हैपनिंग्स को रोके अगर एक आ गया है तो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, क्वाइन को टॉस कहते हैं, तो टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता उस टाइम पे। सेम ट्रायल में, इन सेम ट्रायल एक बार जब हम रोल करेंगे तो। ठीक है, इसी तरीके से जो इन्होंने बात बोली है, ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर हम बात करें, क्या कुछ कॉमन आ सकता है फिर उसमें, जो इन्होंने कहा कि कॉमन नहीं आएगा कुछ भी, तो कॉमन क्या, आप किस रिगार्डिंग बात कर रहे थे इसमें। ये कह सकते हैं कि हेड इंटरसेक्शन टेल 5 रहेगा आपके पास। यही तो हो गया मतलब कि जो जो आउटकम्स थे उसके, वो आपस में मैच नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ अब आपको ये कह दिया जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, जब ये है ही नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही आएगी ना। ये एक तरीके से फाई है, तो फाई की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा जीरो रहती है, नो डाउट। लेकिन किसी की सेट की अगर प्रोबेबिलिटी जीरो, तो क्या वो ये इंप्लाई कर देगा सेट फाई है? अब ये बताओ, क्वेश्चन है मेरा ये आपसे। नो मैम। कैसे? जैसे मैम हमने कहा कि टॉस तो हमने कॉइन कर लिया और हम कह रहे हैं कि ना 6 आएगा, मतलब आउटकम मैंने दूसरी ले ली तो सेट के अंदर 6 डाल दिया मैंने, पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इम्पॉसिबल इवेंट होने की वजह से 0 हो गया। तो जीरो, यस, ये भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके का भी है, तो कन्वर्ट्स टू नहीं, पाई की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, बट ठीक है, लेकिन अगर किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो जरूरी नहीं वो सेट आपका एम्प्टी था। ऐसा सेट भी हो सकता है जो इम्पॉसिबल इवेंट वाले फॉर्म में हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम ये कहे कि डाई में 8 लाओ, तो प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो जाएगी उस चीज की, 8 तो आ ही नहीं सकता कभी भी, कोई चांस नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक टाइम पे एक ट्रायल में आप एक ही आउटकम निकाल पा रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं निकाल सकते। एक आ गया तो बाकी सारे अपने आप पीछे हो जाते हैं। टोटल पॉसिबल जो जो आउटकम्स थे उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की। चलिए, टोटल पॉसिबल है तो फेवरेबल की बात नहीं करें, कहीं आप ये कहोगे गेटिंग इवन नंबर, तो इवन में तो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम टोटल पॉसिबल आउटकम जितने भी हों सबको एक एक करके देख रहे हैं कि अगर एक आ गया, हमने रोल किया डाई तो 1 ही आ रहा है, तो उस टाइम पे 2 3 4 5 6 नहीं आ सकते, एक टाइम पे एक ही आएंगे। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके चलना माइंड में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसी से मिलता मिलता एक और वर्ड आता है आपके पास, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब यहाँ पे आप 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें क्या होता है आपके पास कि आपका
मैंने ये कहा कि पहली बार आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट से, कि फर्स्ट पे हेड आया तो सेकंड बार भी हेड ही आएगा, या सेकंड बार टेल आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट बार हेड आ गया। तो यहाँ पे ये होता है मीनिंग कि एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल से कोई लेना देना नहीं होता है, हर एक की अपनी अपनी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपको एक किंग उठाना है कार्ड्स में से पहली बार में, फिर मैंने उस कार्ड को वापस से रखा है कार्ड्स के अंदर, वो मेरे पास ही, मैंने निकाल लिया किंग। अब मैं कहूँ आप क्वीन निकालो, तो यहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा ना उस कार्ड से। अब की बार क्या होगा, पहली बार अगर आपके किंग निकालने के चांसेस 4 थे, 4 किंग होते, उन्हीं में से कोई भी एक किंग आप निकाल लोगे। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है, 52 C1, एक पत्ता निकाला आपने, मतलब 4/52 यहाँ पे हमारे पास बन गया किंग निकालने का। अब मैं कहूँ सेकंड बार में आपको क्वीन निकालनी है, क्वीन तो अभी भी मेरे पास 4 है, उन 4 में से कोई भी एक क्वीन निकाल लूंगी, लेकिन अब की और जो मेरे पास कार्ड्स रह गए हैं वो 51 कार्ड्स रह गए हैं, तो इसका इससे अफेक्ट पड़ा है। ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम इवेंट चला रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक आपका डिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट हम उसी को कहेंगे जिसमें पहला हम जो आउटकम निकाल रहे हैं, जो पहला ट्रायल कर रहे हैं, वो दूसरे ट्रायल जब हम करें तो उसका कोई उसका इफेक्ट ना हो, तीसरे ट्रायल का पिछले 2 से कोई इफेक्ट ना हो, चौथे ट्रायल का अपने पिछले से कोई इफेक्ट ना हो। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पिछले वाले पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, नाम से ही यही निकल के आ रहा है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम एक ही टाइम पे सभी पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, क्या उससे अफेक्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायल को दूसरे ट्रायल से कंपेयर कर रहे हैं, एक बार टॉस किया, दूसरे बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस किया, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और वर्ड भी आता है आपके पास, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब ये भी बता दो नाम से ही, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वल लाइक इवेंट्स, यस। कोइन का ही ले सकते हैं मैम एग्जांपल, जैसे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है हाफ हाफ आने की दोनों की। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम एक अनबाइस्ड कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो अनबाइस्ड कॉइन जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कॉइन ऐसा भी हो सकता था, आपका आपने शोले मूवी में देखा होगा दोनों तरफ हेड थे, ऐसा भी कॉइन हो सकता है, तो उसमें तो हमेशा आएगा ही, हर बार हेड आएगा। ठीक है, तो वो इक्वली लाइकली हम नहीं कह सकते। इक्वली लाइकली क्या मतलब जहाँ पे कोई भी डिफरेंस ना हो किसी को प्रेफर करने का, दोनों की अपनी अपनी इक्वली एक बार तो इम्पोर्टेंस है। हेड आने का भी पूरा पूरा चांस है 50%, और टेल आने का भी पूरा पूरा 50% चांस है। दोनों एक जैसे सिमिलर है, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, कोई भी उन दोनों में से आ सकता है एक टाइम पे। ठीक है, तो ये कैसा इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है आपके पास, एक कॉइन जो अनबाइस्ड कॉइन है। अगर मैं ये कहूं कि फैन गिरने की प्रोबेबिलिटी या फैन गिरने वाला जो इवेंट है, ये कैसा है, क्या आप इसको इक्वली लाइकली कह सकते हैं? नो मैम, क्यों? मैंने उसको अच्छे से पकड़ लिया तो वो गिरेगा ही नहीं ऐसे। देखो, जब ऐसे भी कह सकते नहीं, तो हमने जब उसको कोई भी मैकेनिक लगा के जाता, आपने देखा होगा, ऐसे तो उसके 50-50% चांसेस रहते होंगे गिरने के, फिर तो रोज ही गिर जाएगा, ऐसे लगेगा हमें तो बहुत ही जल्दी। एक इस तरीके से उसका बना हुआ है ना नोट, कि हमने इसको ऑब्जर्व भी किया, इवन इवन आप इसको रिपीटेड ट्रायल्स के अंदर डेली देखो, अगर आफ्टर 3-4 ईयर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉट फॉलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फॉलिंग से, तो वहां पे 50-50% चांसेस नहीं है। दोनों आउटकम जो पॉसिबल आउटकम है, फॉलिंग नॉट फॉलिंग, तो फॉलिंग के चांसेस लगभग ना के बराबर है, और नॉट फॉलिंग के
आपके क्या हो जाएंगे, वो तो होने वाला श्योर इवेंट में भी आ सकता है आने में, तो 1% चलो चांस हो जाएगा, 2% हो जाएगा, 3% हो जाएगा, 50-50 तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो फैन वाले को आप इक्वली लाइकली तो बोल नहीं सकते। तो इस तरीके के इवेंट्स इक्वली लाइकली कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो, जितने पॉसिबल आउटकम्स है सबको इक्वल 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 प्रोबेबिलिटीज हो, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटीज आर सेम। ठीक है, ये सारी टर्म्स थी आपके पास जो आज हमने पढ़ी।